हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो 90 डेज प्लानर निकाला गया है उसके सीरीज में भूगोल के डे 3 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, 90 डेज प्लानर की और भी अलग अलग जो है सीरीज़ है हमारी चैनल पे, वीडियोस जो है अपलोडेड है, उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वह है भारत का आबहवा तंत्र, नदियाँ, झील एवं झरने। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी कहलाती है। धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होता है, विष्णुप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा ए, महानदी की। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहवा श्रेणी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। महानदी की अन्य सहायक नदी है शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, केलो तथा जोंक। हीराकुंड तथा टिकरपाड़ा बांध इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी द्रोणी का अगवा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अगला देखते हैं, रंगीत किसकी सहायक नदी है। तो आंसर हो जाएगा डी, तीस्ता की। तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम सिक्किम राज्य में स्थित चोलामू झील से होता है। इसकी सहायक नदी रंगीत है जो सिक्किम के रंगोत हिमनद से निकलती है। अगला देखते हैं, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा ये, महाराष्ट्र। दूधगंगा नदी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट से निकलकर कोल्हापुर जिला होते हुए कर्नाटक के बेलगाम जिले में कृष्णा नदी से मिलती है। अगला, निम्न नदियों में कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। तो आंसर हो जाएगा बी, सतलज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सतलज नदी हिमालय की तीन श्रेणियों बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक को काटती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। यह नदी सिपखिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। हरिके बैराज तथा भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, चंबल। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से घरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं जिनमें वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश या भूमि में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि, बैडलैंड, स्थलाकृति कहा जाता है। भारत के मालवा पठार में स्थित चंबल नदी का ग्रामीण क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप ही चंबल घाटी में गहरे खो एवं खड्डों का निर्माण हो गया है। अगला देखते हैं, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार करना है। उपयुक्त नदियों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बी, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। अगला देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कोसी नदी तिब्बत के गोसाईनाथ धाम से निकलती है तथा काड़ागोला बिहार के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है तथा पटना के सोनपुर हाजीपुर में गंगा से मिलती है। घाघरा नदी तिब्बत पठार के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है तथा छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत जिला यूपी से निकलती है तथा गाजीपुर से पूर्व गंगा में मिल जाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, बराक जो है लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आनासागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन में जाकर मिलती है। खाड़ी, सुकरी, जवाई आदि लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें है, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। सबसे पहले होगा तीस्ता, फिर संकोच, फिर सुबसिरी, फिर लोहित। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत
भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमयुंगदुंग नामक हिमानी से हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। सुबसिरी, तीस्ता, तोर्स, लोहित, बड़ाक आदि ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं। अगला देखते हैं, सिंधु नदी निम्नलिखित सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला निम्न से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो कौन कौन सी है? तो तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं मानस, तीस्ता, कामेक, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिहांग, कपिली। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। यहाँ की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट में होता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ पूर्व की ओर प्रभावित होती है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। यह नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। कूट के माध्यम से सही कथन कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, केवल एक जो है सही है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है। यही कारण है कि यह पश्चिम की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी और दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है कृष्णा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? कूट के माध्यम से चयन करना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली 3 प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और अपवाद क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। महानदी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है इसमें सही है वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा 2, यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके अपवाद क्षेत्र केरल 3%, कर्नाटक 41% और तमिलनाडु 56.1% में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती। एस्चुरी जल की एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहाँ एक या एक से अधिक नदियाँ समुद्र में मिलती है। वैसी नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा नहीं आते। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरी ओर ज्वारीय मुख्य नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर जो है समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। भारत में नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाते हैं। अगला, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 4, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश एवं मानसरोवर झील के निकट राकस्ताल झील है। यह दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार करना है। इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों जो है सही है। पूर्ववर्ती अफवाह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। वृक्ष अफवाह गंगा एवं इसकी सहायक नदियाँ। कंटकी अफवाह अरुण नदी, कोसी की सहायक नदी है। अध्यारोपित अफवाह चंबल और रीवा नदी। अगला देखते हैं, अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी जो है गलत है। सुरु एवं दास सिंधु नदी के बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। श्योक एवं नुब्रा इसमें आकर मिलती। इन सहायक नदियों का उद्गम सियाचिन हिमनद है। भारत की बराक नदी जो मणिपुर से निकलकर असम तथा बांग्लादेश के कुछ भागों में अपवाहित होती है
यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अगला देखते हैं सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है नदियाँ और उसके उद्गम स्रोत है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, झेलम, वेरीनाग झील, चिनाब, बाड़ालाचा दर्रा, सतलज, राकसताल और रावी रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कौन सा कथन जो है सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 जो है सही है। सतलज नदी की आयु हिमालय पर्वत से अधिक है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में की गई थी। इसके 2 उद्देश्य हैं, प्रदूषण को प्रभावशाली रूप से कम करना और गंगा का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना। गंगा की सबसे लंबी तथा सबसे पश्चिमी सहायक नदी यमुना है। इसी नदी का उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है, जो बंदरपूंछ शिखर पर लगभग 6316 मीटर पर पश्चिमी ढलान पर स्थित है। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यमुना की है टोंस और हिंडन, ब्रह्मपुत्र का है धनसिरी और कंपिली, गंगा का है घाघरा और गंडक और ब्यास का है पार्वती और हुरला। अगला देखते हैं कोसी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार के मैदान में कोसी नदी 2 जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। कोसी नदी महाभारत श्रेणी और शिवालिक के समानांतर बहती हुई दक्षिण की ओर उत्तरी बिहार के मैदान में उतरती है। बिहार के मैदान में कोसी नदी कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। लगभग 200 वर्ष पूर्व कोसी नदी पूर्णिया नगर के पास से बहती थी, परंतु अपना रास्ता बदलने के कारण यह नदी पूर्णिया नगर से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में बहती है। अगला देखते महानदी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें, अंकुट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा कथन सही है इसमें। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवा पहाड़ी से है। यहाँ से निकलकर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हसदोमंड और डूब उत्तर की ओर से तथा जोंक तथा तेल दक्षिण की ओर से इसमें मिलती है। हीराकुंड, टिकरपाड़ा बैराज इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में असत्य है। 25 का आंसर हो जाएगा ए जो है असत्य है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः नौगम्य नहीं है, ये अधिकतर मौसमी नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा मोहाना जैसे नर्मदा और ताप्ती का निर्माण करती है। अगला है कावेरी नदी का अफवाह बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। अन्य मुख्य जो अंतर्राज्यीय नदी विवाद है उनको देखते हैं। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। गोदावरी जल विवाद अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बांध है और राज्य है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, टिहरी उत्तराखंड, रिहांद बांध उत्तर प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश और बिसलपुर राजस्थान। अगला देखते हैं सोन नदी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, गलत है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, जो नर्मदा के स्रोत से थोड़ी दूर पर है। यह अमरकंटक पर्वत से छोटे जलप्रपातों के रूप में निकलती है तथा कैमूर पर्वत श्रृंखला से जाकर मिलती है, जो इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देता है। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा विकल्प सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों जो है गलत है। सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह तिब्बत चीन के मानसरोवर झील के उत्तर पश्चिम में स्थित बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में सिंगी खवान के नाम से जानी जाती है। झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब पंच नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। कश्मीर में गिलगित के पास एक महाखंड का निर्माण करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा पंच नदियों का जल ग्रहण कर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो आंसर हो जाएगा ए, कोडाईकनाल, तमिलनाडु। कोडाईकनाल झील एक कृत्रिम मानव निर्मित झील है जो तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित है। इसे
झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का निर्माण 1863 ईस्वी में मदुरई के तत्कालीन कलेक्टर हेनरी लिविंस के समय हुआ था। यहाँ पर कुरिंजी नामक पुष्पीय पौधा पाया जाता है। से सभी प्राकृतिक झील हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, नैनीताल झील उत्तराखंड और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, भारत में रिफ्ट भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नर्मदा। इसमें हो गया कावेरी, हो गया ताप्ती हो जाएगा, और दामोदर। केवल दामोदर, नर्मदा और ताप्ती ही रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। दामोदर हजारीबाग और रांची पठारों के मध्य से होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हुई हुगली में मिल जाती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नर्मदा नदी में काल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर विंध्य व सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अपने मुहाने पर यह ज्वारोन्मुख बनाती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह सतपुड़ा से निकलकर नर्मदा के समानांतर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लूनी नदी के विषय में असत्य कथन का पहचान करना है। तो आंसर होगा सी, गलत है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये गलत है। लूनी नदी है राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी और मिठरी आदि लूनी की सहायक नदियाँ हैं। माही लूनी की सहायक नदी नहीं है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी अपने उद्गम के बाद अपने उत्तर पश्चिम में बहती हुई अरावली के दक्षिण तक जाती है और फिर दक्षिण पश्चिम में मुड़कर खंबात की खाड़ी तक जाती है। इस क्रम में यह 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। निम्न में से कौन सी कावेरी की सहायक नदियों का समूह है। तो आंसर हो जाएगा बी, हेमावती, भवानी, अमरावती और कबिनी। हेमावती, भवानी, अमरावती, कबिनी, अक्रावती, सिमसा, स्वर्णवती और आदि नदियाँ जो हैं कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी का उद्गम कर्नाटक स्थित मैसूर पठार के दक्षिण भाग में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए यह कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी की कुल इसका एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है। कावेरी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। वेंगई नदी तमिलनाडु के वर्षनाथ पहाड़ी से निकलकर पाक की खाड़ी के मुहाना में बनाती है। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोल्लार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु के क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वेदावती नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, जिसे हगरी भी कहा जाता है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी के अववाद क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, 98 मीटर ऊंचा। शिव समुद्रम जलप्रपात गिरी एशिया का पहला जल विद्युत गिरी है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। हैगेनगल जलप्रपात भी कावेरी पर ही स्थित है। अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदियाँ असम में दाहिने तट से मिलती है। तो आंसर हो जाएगा बी, सुबनसिरी और कामेग। सुबनसिरी और कामेग अरुणाचल क्षेत्र की नदियाँ हैं जो असम में दाहिने तट पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। वह पूर्व की ओर बहती हुई नामचा भरवा पर्वत के पास भारत में प्रवेश करती है, तब यह दिहांग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग आदि नदियाँ बाएं तट से मिलती हैं, जबकि असम के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश से आने वाली शंको, सुबनसिरी व कामेग दाहिने तट पर तथा धनसिरी और कपिली बाएं तट पर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और गंगा में मिलती है। दोनों मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा के पास अपना मुहाना बनाते हैं। अगला देखते हैं, भारत में दामोदर नदी से जुड़े तथ्य कथनों पर विचार करें। तो सही विकल्प कौन सा है। 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है सही है। तो देखते हैं, दामोदर की सहायक नदियाँ इंद्रावती नहीं है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है।
दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई हुगली में मिल जाती है। बारकी, जमुनिया, बराकर आदि दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी पर बनी दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इंद्रावती नदी उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी में मिलती है। इनमें से किन नदियों का उद्गम स्रोत भारत में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, सिंधु, सतलज और कोसी। ब्यास और रावी जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है। इन नदियों का उद्गम स्रोत जो है निम्नलिखित है। व्यास जो है व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रावी रोहतांग दर्रा निकट हिमाचल प्रदेश, सिंधु तिब्बत मानसरोवर झील के निकट बोखरजू, सतलज राकसताल झील तिब्बत, तिस्ता सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है, कोसी नेपाल के उत्तर से गोसाई स्थान नामक स्थान पर मूल स्वरूप में आती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इनमें कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कुछ जो है कोई भी कथन सही नहीं है। केरल में पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पंबार, भवानी और कवानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में जल गिराती हैं। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अनुक्रम जो है वो बताना है। 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 4 है। यानी शिव किशन गंगा, फिर वैन गंगा, फिर पैन गंगा। किशन गंगा जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। वैन गंगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहने वाली गोदावरी की एक सहायक नदी है। पैन गंगा महाराष्ट्र में बहने वाली यह नदी वर्धा की सहायक नदी है। अगला सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना, स्थल और नदियों का समागम है। तो आंसर हो जाएगा सी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, और देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी। अगला देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाती है। गंगा 2 शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी है जो देवप्रयाग में संगम कर गंगा को मूल स्वरूप प्रदान करती है। अलकनंदा का उद्गम संतोपथ हिमानी से है। यह आगे बढ़ते हुए विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से तथा कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिलती है। अंत में यह देवप्रयाग में भागीरथी के साथ संगम कर गंगा का निर्माण करती है। अगला यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, 2 6 5 4 1 3। यानी पहले टोंस आ जाएगा, फिर हिंडन आ जाएगा, फिर चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ के पास उद्गमित हुई। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। गंगा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ टोंस, हिंडन, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन है, जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व में यमुना में मुहाना बनाती है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगलिहार परियोजना व किशनगंगा परियोजना को पाकिस्तान 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। ये दोनों परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, क्रमशः चिनाब और किशनगंगा पर। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान 1960 ईस्वी के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। किशनगंगा परियोजना यह जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, पाकिस्तान में नीलम के नाम से विख्यात नदी पर बनी 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी। भारत झेलम नदी की शाखा के जल को दूसरी शाखा में भेजना चाहता है। इसके लिए 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने की भारत की योजना है। पाकिस्तान भी इसे भी 1960 ईस्वी के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। अगला है कथन और कारण। कथन है गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक संघ जनसंख्या वाला भाग है। कारण गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसके कारण गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, जलवायु, मानव विकास के लिए उपयुक्त तथा समतल धरातल का होना है। गंगा भारत के सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। गंगा नदी के अत्यधिक उपयोग के कारण अनेक हैं, जैसे सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक गतिविधियाँ आदि। इस कारण से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। वर्तमान में गंगा की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियाँ अपने ऊपर पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है।
इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो आंसर हो जाएगा बी। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघनीय नमन के कारण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। इसका प्रमुख कारण भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन तथा दूसरा कारण हिमालय श्रेणी का उत्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में होता है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश है। भारत में यह नदी उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहती है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य लगभग 720 किलोमीटर लंबे और 6,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अरुणाचल प्रदेश और भूटान तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड से निकलती है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। इस नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। यह सतलज नदी से हड़ीके के निकट मिल जाती है। चेनाब नदी लाहौल क्षेत्र में बाड़ालाचा दर्रा के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 4900 मीटर तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। सतलज नदी तिब्बत में स्थित राकस्तान झील से निकलती है। इसकी ऊंचाई 4555 मीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इस नदी में स्पीति दाहिने से तथा व्यास भी दाहिने से मिलती है। भाखड़ा के निकट इस नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, जिसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। जमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी भारत में कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। इसी नदी के दाहिने किनारे स्थित चिंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ मिलती हैं। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में कथन 1 और 2 सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया था, जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करता है। जुलाई 2014 में इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस प्राधिकरण में 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्रियों सहित 23 सदस्यों को शामिल किया गया था। यह गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की समग्र नीति के प्रबंधकीय इकाई है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए वर्ष 2016 में नया काउंसिल भी बनाया गया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। तो कौन सी नदी पूर्व घाट से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा बी, नगावली और वंशधारा। नगावली और वंशधारा नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है। नगावली नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले में थुआमुल रामपुर ब्लॉक के लकबहल गांव के पास एक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में प्रवाहित होती है और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर के पास एक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी रुशिया कुलिया और गोदावरी नदी के मध्य बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। इस नदी की लंबाई 254 किलोमीटर है और ये आंध्र प्रदेश के कलिंगपत्तनम नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है संकोच जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच स्थापित की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, संकोच जल विद्युत परियोजना भूटान के काली खेला क्षेत्र के बाद भारत और भूटान का संयुक्त उपक्रम है। 250 मीटर की ऊंचाई के बांध से पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी में 141 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से पानी का वितरण किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है सुमेलित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर है और जोग प्रपात शरावती नदी पर है। हुंड्रू और जोग जलप्रपात क्रमशः स्वर्ण रेखा और शरावती नदियों पर है तथा कपिल धारा प्रपात नर्मदा और दूध सागर मांडवी नदी पर है। प्रमुख जलप्रपात नदी एवं स्थिति है तो हुंड्रू स्वर्ण रेखा झारखंड, कपिल धारा नर्मदा मध्य प्रदेश, जोग शरावती कर्नाटक, दूध सागर मांडवी गोवा, कर्नाटक सीमा शिवसमुद्रम कावेरी कर्नाटक, गोकक घाट परवा कर्नाटक, कुंचिकुल बड़ाही कर्नाटक, धुआंधर जो है नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में,
भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा चपनाला झील। चपनाला झील असम में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। हमीर सागर झील गुजरात में स्थित है। साला झील अफ्रीका का एक झील है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। उत्तराखंड की अन्य प्रमुख झीलें हैं नैनीताल, भीमताल, नौखचिया ताल तथा खुरपाताल झील। अगला देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो झील है और उसकी अवस्थिति है, तो आंसर हो जाएगा बी, अष्टमुडी झील केरल, पुलिकट झील तमिलनाडु, रूपकुंड झील उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा। अगला देखते हैं, अगला हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। आंसर हो जाएगा सी, मृदु जल वह जल है जो साबुन को जो है आसानी से झाग देता है। यह पीने योग्य जल होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल मृदु जल का 68% से अधिक भाग महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में और केवल 30% भूजल और 0.3% झील झरना नदियों के रूप में पाया जाता है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जलप्रपात और नदी है, तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है। डुडमा मचकुंड पर है। गोकाक घाट प्रवाह और जोग श्रावती नदी पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। झील के प्रकार और उदाहरण है, देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, विवर्तनिक हो जाएगा भीमताल झील। गर्त या क्रेटर हो जाएगा लोनार झील। हिम नदी हो जाएगा गंगाबल झील और नदी हो जाएगा पूर्वस्थली झील। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में कौन सी झील या झीलें लद्दाख में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। तसोकार, पोंगोंग तसो, तसो मोरिरी, नयाक तसो इत्यादि लद्दाख की झीलें हैं। तसोंगमो या चांगू झील सिक्किम के पूर्वी जिले में अवस्थित है। वायु द्वारा निर्मित झील को पलाया कहा जाता है। राजस्थान के अधिकांश झील सांभर, डिनीवाना, पंचभद्रा, लूनकरनसर इत्यादि इसी की श्रेणियाँ। लुनार झील महाराष्ट्र ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक क्रेटर झील है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। झील है और झील के प्रकार है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, भीमताल विवर्तनिक झील है। अष्टमुदी लेगुन झील है। गोहना भूस्खलन झील है। लुनार जो है एक क्रेटर है। अगला देखते हैं, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कृषि क्षेत्र और राज्य है, तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, दोआब पंजाब, चाड असम, मैदान कर्नाटक, तराई उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा लेगुन झील है? उत्तर जो है कूट का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, अष्टमुडी, चिल्का झील और पुलिकट झील, ये सभी जो है लेगुन झील है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लेगुन झील कहलाती हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर की कृत्रिम झील है, अतः लेगुन नहीं है। यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च लेगुन झील है। चिल्का झील उड़ीसा तट पर स्थित खारे पानी की लेगुन झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर खारे पानी की लेगुन झील है। भारत के प्रमुख झीलों और उनके बारे में दिए मुख्य तथ्यों में असत्य का जो है विकल्प का पहचान करना है, तो आंसर हो जाएगा सी जो है असत्य है। रूपकुंड झील या उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। सैकड़ों मानव कंकाल पाए जाने के कारण से कंकाल झील भी कहा जाता है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील है। इसका लगभग 85% हिस्सा आंध्र प्रदेश में, 15% हिस्सा तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय झीलों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से जो है सही कथन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन जो है सही है, 1, 2 और 3। वोलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित एक प्रकार का गौखुर झील का उदाहरण है। श्रीनगर में स्थित डल झील भी मीठे पानी की एक झील है। लोकटक झील एक मीठे पानी की झील है। यह मणिपुर में स्थित है। इस झील में केवला लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ पाया जाता है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर से 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी
लेगुन झील है जो उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। चोलामो झील भारत की सबसे ऊंची झील है जो सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।